अहिल्या प्रायः ही उसकी यहूदी नाक का मजाक बनाती, किंतु वह सुंदरी अहिल्या के उपहास को भी शिव के विष की ही भांत कंठी में ग्रहण कर लेता। अहिल्या से एकांत में कितना कुछ कहने को कई बार व्याकुल हो उठता, पर एकांत में उसे देखकर भी वह कुछ नहीं कह पाता। उसकी लंबी नाक उसकी हृदय की भावनाओं पर अपने मनहूस साया डाल देती और हीन भावना से ग्रस्त रूसी दारूवाला उदास ललचाई दृष्टि से अहिल्या को आंखों में ही भरकर संतोष कर लेता। रूसी भी रेक्सी और रोनेन की तरह पार्टी से इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता था, पर रात बहुत हो चुकी थी। रस सभा एकाएक भंग हो गई। क्यों अहिल्या, पिकनिक तो 18 तारीख को पक्की रही ना? समीर गांगुली ने पूछा। हाँ, पापा से कार के लिए अभी कहना होगा, कहीं उस दिन लेकर चल न दें। अहिल्या उठकर पिता की मेज पर चली गई। कटहल की लंबी लंबी डालियों पर चांदनी उतर आई थी। कारों की घर घर के बीच जन्मदिन की मुबारकबादियों का स्वर, सीटियों से गुड नाइट और गुड बाई का बोझ ग्रहण कर अहिल्या कमरे में लौटी तो उसे कमरा एकदम खाली लगा। मौसी पता नहीं किस बात पर उठकर कुछ घंटे पहले ही चली गई थी। नित्य की भांति जाते समय उन्होंने आज अहिल्या को बुलाकर प्यार से उसका माथा नहीं चूमा था। अहिल्या ने कमरे में जाकर कपड़े उतारे, नाइट सूट पहना, मुंह धोकर अपने चेहरे पर क्रीम लगाया तो उसके आईने पर एक साथ कई अदृश्य चेहरे उभर आए। रेक्सी, जिसके देवदूत से नीले चेहरे के बीच नीले फिरोजा से जड़ी चमकीली आंखों में उसके प्रति प्रेम का संदेश आज आवश्यकता से अधिक स्पष्ट हो गया था। रोनेन, जिसने पहले ही दृष्टि में अपना हृदय निवेदन कर दिया था। रूसी दारूवाला, जिसके संभ्रांत चेहरे की निस्तेजता पर उसका दिल अनायासी करुणा से भर आया था। क्यों वह इन सबकी मित्र बनकर नहीं रह सकती? सब उससे मित्रता के ही बंधन में बांधकर क्यों संतुष्ट नहीं होती? वह मौसी की नाराजगी जान गई थी। उसके व्यक्तित्व को चित्ताकर्षण बनाकर उसके मोहजाल में बेचारे रैनन को फंसाने का मौसी का यह कैसा बचपना था। दोनों चोटियों को पीछे डालकर अहिल्या आईने के सामने खड़ी हुई। आईने पर लगी बड़ी बत्ती उसने जला दी। हाथ की चूड़ियां, गले का हार, कान के कर्णपुर, यह सब उतार चुकी थी, किंतु फिर भी अपने पुष्प से खिले चेहरे को मुग्ध होकर निहारती रह गई। अपना चेहरा होने पर भी वह क्या उसे त्रुटिहीन पाती है, या सचमुच ही वह इतनी सुंदरी है? अपने इतिहास के अध्यापक प्रौढ़ दत्ता के शब्द उसके कानों में बज उठे। तुम मेहरुनिसा सी हो, सुंदरी हो, और इसी से उसी की बेनेटी भी पाई हो। बनावटी रोज से अहिल्या ने उन्हें बीच में ही टोक दिया था। यह तो आपका सरासर अन्याय है। बताइए तो भला, किस बेनेटी का परिचय दिया मैंने? भारी भरकम दत्ता महोदय के थैले से शरीर में गुदगुदू की झुरझुरी सी छूट गई थी। कैसे मुक्त दृष्टि से उसे निहार कर उन्होंने कहा था, बेनेटी का क्या परिचय दिया जाता है मिस पांडे? वह तो स्वयं ही अपना परिचय देती है। पिछले वर्ष उसके इसी मुहजले सौंदर्य को लेकर एक बड़ी भद्दी घटना घट गई। अरुण वरुण बनर्जी MSc करके रिसर्च कर रहा था। उसके पिता नैरोबी में कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। अहिल्या से उसका किसी कला प्रदर्शनी में परिचय हो गया था और फिर तो वह बुरी तरह अहिल्या के पीछे पड़ गया। कुशाग्र बुद्धि के छात्र का चेहरा एकदम ही काला स्याह था। क्यों जिसिन, कहीं पिता के अफ्रीका प्रवास ने तो तुम्हें यह रंग उपहार में नहीं दे डाला? मुफट अहिल्या ने उसे एक दिन किसी मीटिंग में ही छेड़ दिया था और बेचारे के चेहरे को लाल पड़ने की तो गुंजाइश नहीं थी, गहरा बैगनी पड़कर ही रह गया था। एक बार उसने अहिल्या को अपने हृदय के भाव व्यक्त करने की धृष्टता की तो उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। आईने में चेहरा तो देख लिया होता, कैसी धृष्टता है। क्रोध से कांपती अहिल्या दौलत के पास भागती भागती उसका दुस्साहस बताने के लिए गई थी। जब वह उसे बतला रही थी कि समीर का फोन आया। गजब हो गया अहिल्या, सेन ने कुछ खा लिया है, हम अस्पताल ले जा रहे हैं। एक चिट्ठी तुम्हारे नाम की लिखकर छोड़ गया था। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, मेरे पास है। अगर साला मर गया तो तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो फाड़ कर फेंक दूंगा, उसने हंसकर कहा था। अहिल्या का भाग्य अच्छा था कि सेन को बचा ही लिया गया था, नहीं तो जीवन भर के लिए उसे एक कलंक का बोझ वहन करना पड़ता। अरुण के पिता उसे आकर नैरोबी उठा ले गए थे और पिछले माह उसने अहिल्या को अपने विवाह का निमंत्रण भी भेजा था। तब से अहिल्या बहुत सावधान हो गई थी। अब वह अपने प्रत्येक तरुण मित्र को गज भर के फासले पर ही रखती थी। आज रेक्सी की आंखों ने उसे शांत कर दिया था। रेक्सी कितना भावुक था और कितना सुंदर। उसकी प्रशंसापूर्ण दृष्टि उसे गर्म सलाखों की भांति दग्ध करने लगी। कहीं वह भी उसके पीछे सेन की तरह ही न पड़ जाए। रेक्सी का पिता जापानी था
और माँ किसी अमेरिकन लक्षाधिपति की एकमात्र कन्या थी। रेक्सी का पिता किसी आर्ट स्कूल में पढ़ रहा था। वहीं उसकी भेंट उस अमेरिकी सुंदरी से हुई। राजवंश का जापानी तरुण उसके पीछे पागल हो गया। रेक्सी के नाना ने विवाह का विरोध किया तो दोनों जापान भाग आए। विवाह हो गया, किंतु बंद घुटे जापानी राजमहल में अमेरिका की सुकुमारी का दम घुटने लगा। एक दिन वह फिर पति को छोड़कर अमेरिका भाग आई। रेक्सी का पिता बड़ा ही भावुक था। उसे बिना कहे ही नन्हे पुत्र को लेकर पत्नी भाग आई थी। यह वह अभिमानी नहीं सह सका और उसने हाराकिरी कर ली। रेक्सी नाना का दुलारा था। माँ ने किसी फिल्म डायरेक्टर से विवाह कर लिया था। उसकी हर फरमाइश लखपति नाना पूरी करता था। एक दिन वह जिद कर बैठा कि वह भारत जाकर वहां के चित्रकारों से भारतीय चित्रकला सीखेगा। डॉलर से लाडले पौत्र की जेबें ठूसकर नाना ने भारत भेज दिया। अवनींद्रनाथ की बनाई और गंजेब की पेंटिंग रेक्सी देख चुका था। उसी महान कलाकार के चरणों में बैठकर वह जीवन धन्य करेगा, यह सोचकर घर से निकला था। किंतु बीच ही में एक जोड़ी संगमरमर ने धवल आरक्त चरणों की शोभा से उसे खींचकर बांध दिया। कलकत्ते के एक अंग्रेजी सिनेमा घर में ही उसे अहिल्या दिखी थी। वह मंत्रमुग्ध सा उसी के पीछे पीछे बाहर निकल आया था। उसकी कार का नंबर तो डायरी में नोट कर लिया, पर फिर वह कुछ महीनों तक कलकत्ते की भूल भुलैया में खोकर रह गई। एक दिन वह अपने भड़कीले होटल की बालकनी में खड़ा था कि उसे अहिल्या दिख गई। हाथ का चाय का प्याला फेंक कर वह पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ा। सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, क्या एक ही बात के लिए आपको कष्ट दे सकता हूँ? उसके सुंदर चेहरे पर हड़बड़ी और घबराहट की ऐसी विचित्र रेखाएं उभर आई थी कि अहिल्या हंसकर आश्चर्य से थमकर रुक गई थी। देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं एक विदेशी छात्र हूँ। क्या आप एक सीटिंग देकर मुझे कृतार्थ करेंगी? मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। बाद में घनिष्ठता बढ़ जाने पर अहिल्या ने रेक्सी को कई बार इस घटना को याद दिलाकर छेड़ा भी था। लगता था मेरे ना कहने पर तुम बेहोश होकर गिर जाओगे, पुअर रेक्सी। रेक्सी से अब उसका परिचय 7 महीनों का था। प्रायः ही वह अपने रंग तुलका बटोरकर नंदी में आ जाता और दिन भर स्केच करता रहता। अहिल्या जानती थी कि मल्लिका को उसकी रेक्सी से घनिष्ठता फूटी आंखों से भी नहीं सुहाती, किंतु रेक्सी के एक दिन भी न आने पर वह खाली खाली सा महसूस करती। उसकी मधुर स्वच्छ हंसी, कभी उसका रूठना, कभी उसके तख्त पर लेटकर उसकी बिल्ली को पेट पर चढ़ाकर हिलाना, सब कुछ अहिल्या को बहुत भाता था। रेक्सी एक बहुत बड़ा सा बच्चा ही तो था, उसका ऐसा साथी जिसके साहचर्य में उसे सुख मिलता था। रेक्सी को वह अपना मित्र ही मानती थी। उस संभावित मित्रता के बीच कभी वासना या विकार का सर्प भी फन उठाकर खड़ा हो सकता है, यह वह सोच भी नहीं सकती थी। किंतु आज एक कट सत्य उसे आईने में चुनौती दे उठा। जाते समय कैसे प्रणय भीनी दृश्य से देखकर रेक्सी उसके अंतःकरण तक को कपा गया था। क्या मल्लिका मासी यही देखकर तो नहीं रूठ गई? बड़ी देर तक इसी उधेड़ बूंद में डूबी वह बैठी रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया। गुलाब के खिले पुष्प की ही भांत उसकी निद्रित चेहरा शांत और तेजस्वी लगकर चमक रही थी। सुबह उठी तो दिन चढ़ाया था। उसकी खुली खिड़की से सूरज के आड़े तिरछी किरणों के जाल ने ही शायद उसे आकर जगा दिया। कितनी देर तक सोती रही थी वह। उठते ही उसे मौसी का ध्यान हुआ आया। जैसे भी हो, उसे मल्लिका को मनाना ही होगा, नहीं तो कल की पिकनिक चौपट हो जाएगी। वह मल्लिका के क्रोध को जानती थी। जो डांट डपटकर अपना क्रोध प्रदर्शन कर लेते हैं, उनमें से नहीं थी मल्लिका। कुढ़न को संयम की चुप्पी से साध कर वह मन ही मन घुन्नी बनकर अपने क्रोध की ज्वालामुखी में स्वयं ही कुढ़ती और दूसरों को भी अपने अमानसिक चुप्पी से कुढ़ा डालती। नहा धोकर अहिल्या 10 बजे नित्य ही दफ्तर आती थी, किंतु यहाँ फाइल, रसीद, दरबान और स्टेनो के बीच मौसी को मनाना असंभव होगा। हाथ मुंह धोकर अहिल्या चाय की मेज पर गई तो पापा नहीं थे। बेबी, साहब ने कहा है कि सिर में दर्द है, आज कमरे में ही चाय पियेंगे, अभी सो रहे हैं, आप पी लीजिए। अहमद ने उबले अंडे की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। दलियों को किसी प्रकार गले से नीचे उतारकर अहिल्या एक प्याला चाय पीकर ही मल्लिका की कोठी की ओर चल दी। 3-4 मोड़ पार कर लाल कंकरीली कोठी थी। अहाते में बूढ़ा संथाल माली पानी डाल रहा था। उसे देखते ही हंसकर बोला, बड़ी भोरे जे दीदी मनी, माँ तो हाट गए छे। मतलब बड़ी जल्दी आ गई दीदी मनी, माँ तो हाट गई है।
हाय रे मौसी, आज सुबह ही सुबह हाट बाजार चल दी। वह लौट ही रही थी कि रोनन हाथ में चाय का प्याला लेकर आ गया। अरे वाह मिस पांडे, अरे पांचू चाय तो ले आ एक और प्याला। मासी अभी भी बाजार गई हैं। मुझे रोहू बेहद पसंद है। विदेश में रहा हूँ, कभी कुछ मिला नहीं खाने को। इसी से मासी सोचती हैं कि सारी कसर निकाल दूं। यही रोहू खरीदने निकल पड़ी। बैठिए बैठिए। एक कुर्सी को खींचकर रोनन ने आगे बढ़ा दिया और स्वयं उचक्कर दीवार पर ही बैठ गया। कल आपकी दावत गजब की रही मिस पांडे। कैसी कैसी दावतें खाने को सौभाग्य हुआ है, पर आपके पापा की रुचि देखकर दंग रह गया। आप आज सुबह ही कैसे चली आई? अहिल्या इस प्रश्न से कुछ चौंक सी गई। सच ही तो वह मौसी के संधान में पहले कभी इतनी जल्दी सुबह भागती नहीं आई थी। पापा के सर में थोड़ा दर्द था, सोचा मौसी को बतला दूं, डॉक्टर को खबर कर देंगी। हाई ब्लड प्रेशर है ना, इसी से। पिता के सर दर्द की चिंता अहिल्या के चेहरे पर भी उभर आई। तब तो उन्हें थोड़ा पीना पिलाना भी कम ही करना चाहिए। रैनन ने चाय का प्याला अहिल्या को ऐसे यत्न से थमाया जैसे वह किसी रोगी के हाथों में थमा रहा हो। कल हमारी पिकनिक है, आप आएंगे? अब के हम लोग बीरभूम की ओर जाने को सोच रहे हैं। प्रोग्राम तो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर कल तड़के ही निकल जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं अवश्य। ऐसा सुअवसर कहाँ मिला है, बंगाल का इंटीरियर देखा ही कहाँ है। आज वेनिस तो कल फ्रांस, इसी में तो दिन गए हैं मेरी। कथन का अहंकार वाणी में भी झंकृत हो गया। जैसे भी हो, उस सुंदर विदेशनी को प्रभावित करने में कोई भी कसर नहीं रखनी होगी, यह मन ही मन सोच रहा था रोनन। ओ माँ, एजी टूटू, धर तो बाबा। हाथ में बड़ी सी मछली का मुंड लटकाए मौसी गेट पर खड़ी थी। रोनन के साथी अहिल्या को देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गई। दौड़कर अहिल्या ने मौसी के गले में हाथ डाल दिए। अभिमान और उपालंब के आंसुओं से उसका कंठ छलक उठा। आपने कल मुझे प्यार भी नहीं किया मौसी, बच्चों की तरह मचली। ओ माँ, कान्ना देखो मैयर, मतलब रोना देखो लड़की का। अरे यहाँ भी तो कितना काम था। ले, कहकर उसने अहिल्या का माथा चुमा और मछली रोनन को थमाकर भीतर ले चली। कल हमारी पिकनिक है मौसी, और आज पापा सिर दर्द लेकर बैठ गए। मैं इसी से आई, सोचा आपको खबर कर दूं। कल खाने पीने में भी तो बदपरहेजी बरत गए हैं। डॉक्टर मल्लिक को खबर कर दूं क्या? कर्नल की बीमारी का समाचार सुनते ही मल्लिका का उत्फुल्ल चेहरा लटक गया। वह मन ही मन उस दर्द का कारण भी जानती थी। ऐसी पीने पिलाने की दावत के अजिड़ के पश्चात कर्नल को मल्लिका की उपस्थिति का पाचक अनिवार्य हो जाता। दावत निपटाकर बचा खुचा सामान किसी सुगृहिणी की ही बात बांट बूटकर मल्लिका कुछ फ्रिज में बचा कर रखती। फिर अहिल्या को उसके कमरे में पहुंचाकर वह बड़ी देर तक कर्नल के पास ही बैठी रहती। अपने कुछ कपड़े वह सर्वदा कर्नल की वार्डरोब में ही रख दिया करती थी। ऐसे ही अवसरों पर हाथ मुंह धोकर अपने सुनहरे पाड़ की साड़ी की शांतिपुरी को बंगाल की गिन्नियों की भांत पहनकर वह कर्नल के पलंग के पास ही धरी आराम कुर्सी पर लेटी लेटी सिगरेट फूंकती। कभी कभी पास ही धरे हीटर पर कैलकुलेटर धरकर 2 प्याला काफी ही तैयार कर एक प्याला कर्नल को थमाकर दूसरी स्वयं लेती। बड़ी रात को कर्नल की कार उसे घर तक छोड़ आती थी, किंतु कल वह रूठकर ही तो चली आई थी। रुक जाओ, मैं ही डॉक्टर मलिक को लेकर चलती हूँ, तुम यहीं बैठो, कहकर डॉक्टर मलिक को फोन करके लौटी तो वह भी जाने को उठ खड़ी हुई और अपने सधी मुस्कान के अचूक निशाने से रोनन को बांध कर बोली, अच्छा पिकनिक पर आना मत भूलिएगा। पापा की तबीयत ठीक हो गई तो हम आपको यहीं से पिकअप कर लेंगे। कर्नल का ब्लड प्रेशर जिस तेजी से अचानक उठ गया था उसी तेजी से उतर भी गया। मल्लिका ने आते ही ऑफिस की छुट्टी कर दी और गले में रुद्राक्ष के बड़े बड़े दानों की माला डाल दी। किसी वैद्य ने रक्तचाप की एक यह नई ही औषध बता दी थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।